तुर्की की पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, जो दिसंबर की खबर थी, लेकिन अब वो बाहर सरफेस हुई कि पाकिस्तान में ये इन ड्रोनों को वहीं पर असेंबल करेंगे। पाकिस्तानी इसी बीच को मेक इन पाकिस्तान भारत से कॉपी किया हुआ मानेंगे। बड़ा सवाल है, भारत इसे कैसे लेता है? तो देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के झगड़े में पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा रहा। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि तुर्की की नेवी पाकिस्तान पहुंची थी। टर्किश मेड जो ड्रोन है वो सिविलियन प्लेन के रूप में यूज होने के बाद भारत पर चलाए भी गए थे, जिसके भी प्रमाण हमारे पास मिले। इसका मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। दोनों के अब मंतव्य भी समझ लीजिए। इनका मंतव्य है कि इनके दामाद का व्यापार बढ़े, जिससे इनके पास पैसा आए। पैसा आए तो ये सत्ता में जुड़े रह जाएं, लंबे समय से सत्ता में आगे कंटिन्यू कर जाएं। इनके साथ क्या उद्देश्य है कि सेना इनके लिए इनके साथ चले। आसिम मुनीर को बनाए रखने के लिए तुर्की से डिफेंस डील में लगे हुए हैं। दोनों के अपने उद्देश्य हैं। कुल मिलाकर के ड्रोन से ये अपने आप को भविष्य के लिए भारत के सामने खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। एक और खबर, टर्की पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहा है और टर्किश ड्रोन्स वैसे भी काफी फेमस हैं और ऐसे में जो ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं वो लड़ाकू ड्रोन्स की फैक्ट्री है और कुछ 5th जनरेशन के जेट प्रोग्राम पर बात हो रही है। टर्की और पाकिस्तान का जो भी सहयोग है, कोऑपरेशन है, बहुत पुराना है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फैसिलिटी जो है जिसमें ड्रोन्स की असेंबल करने की ये बात की जा रही है और ये अंकारा के द्वारा यानी कि टर्की के द्वारा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए एक मुझे लगता है कि एक बड़ा स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि वहां पर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है खासतौर से पाकिस्तान, उसको टर्की से काफी एक्टिव कोऑपरेशन मिल रहा है और ये भी बताया गया है कि टर्की का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है। क्या भारत को इससे चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी युद्ध होगा तो निश्चित ही युद्ध के अंदर हर व्यक्ति को अपने साहस का, शौर्य का, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जब हमारे सामने हो तो प्रॉपर ताकत के साथ खड़ा हो, ताकि हमारे अंदर गिल्ट ना आए कि किसको मार दिया। क्योंकि हम अपने बहुत से पड़ोसियों पर इसीलिए भी गोलीबारी नहीं करते क्योंकि नहीं, मत मारो, चींटी को पैसेरी से नहीं मारते। ठीक है, पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह के ये बड़ी बड़ी बातें फिर इनके जब मुंह पर आती हैं, चपेड़ें पड़ती हैं, फिर साथ चाय भी पिलाई जाती है, तो फिर ये रोते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती है, क्योंकि तुम बड़े बड़े बोल बोलते हो, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हो कि हम ये चाहते हैं कि हमारा दुश्मन जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो जाए कि वो हमारा मुकाबला कर ले। हम अपने कई पड़ोसियों को इसलिए नहीं मारते कि वो हमसे छोटे हैं। ये तो मेंटेलिटी है इनके एनालिस्ट की, इनके एक्सपर्ट्स की। बहरहाल ड्रोन्स की बात करते हैं। इस वक्त अगर आपको दुनिया का कोई भी एयरफोर्स का एक्सपर्ट मिले तो वो ये आपको बताता नजर आएगा कि फ्यूचर की जंगें ड्रोन्स के साथ होंगी, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ होंगी। और इसका कुछ टाइम पहले तुर्की ने एक मुजाहिरा भी किया, अभी कुछ हफ्ते डेट पहले की बात होगी, जिस पर भारतीयों ने बड़ी चीखें मारी थी। और तुर्की ड्रोन्स की एक्सपर्टीज में इतना आगे है कि दुनिया के टॉप के ममालिक में उसे लिया जाता है। बायरेक्टार TB2 ड्रोन, ये जो बायरेक्टार इनकी कंपनी का नाम है, जो कि खुद फॉर्चुनेटली तैयब अर्दोगान के अपने दामाद की कंपनी है। और तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आपको पता ही है कितने अच्छे हैं और भारतीयों को तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा पता है, क्योंकि मई के अंदर जो चपेड़े इन्हें पड़ी थी उसमें तुर्की ने भी अपना रोल अदा किया था और इनका डिप्टी आर्मी चीफ बाकायदा आकर रोया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि चीन और तुर्की ने हमें मिलकर चपेड़े मारी। तो इसलिए अब ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मज़े की बात यह है कि इसे ना तो तुर्किश मीडिया ने पहले पब्लिश किया, ना ही पाकिस्तानी मीडिया ने। इससे पहले अमेरिकन मीडिया ने पब्लिश किया। ये जरा मुलाहिजा कीजिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। भी आर्टिकल है आज से 3 दिन पहले का। तुर्की प्लान्स ड्रोन फैसिलिटी इन पाकिस्तान इन ग्लोबल डिफेंस पुश बाय ब्लूमबर्ग, अमेरिकन न्यूज़ है। Turkey plans to set up a facility in Pakistan to assemble combat drones, part of Ankara's drive to boost its defense industry in international markets, according to Turkish officials familiar with the matter। यानी तुर्की के ऑफिशियल से ब्लूमबर्ग ने जब बात की कि आपके ड्रोन्स का आगे क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि हम उस जगह पर उसे एक्सपेंड करेंगे अपने इस ड्रोन फैसिलिटी को। तो पाकिस्तान में जब ये आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा, फिर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आएगी, तो किसे मार पड़ेगी? एक ही मुल्क को मार पड़ेगी जो हमारे ईस्ट में है और उसी की चीखें मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ हमसे युद्ध करना चाहता है, बढ़िया करे, क्योंकि युद्ध कौशल जो है वो उस समय दिखाए गए प्रदर्शन का होता है, उस समय दिखाई गई कुशलता का होता है, जो भारतीयों के पास यहाँ पर है। इन सब के साथ साथ ये तो एक मोटिवेशन, भारतीयों के पास यहाँ पर गोबर है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तुम खाते भी वही हो। जितना दिमाग तुम्हारा है जो मई में यूज हुआ वो हमने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। अपनी पूरी की पूरी एयरफोर्स को ग्राउंड किए रखा तुमने। तो ऐसे ऐसे इशारे मत करो, हमें बड़ा अच्छा पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है। अपने बच्चों के दांत कोई नहीं गिनता। वाली लाइन हुई। उसके अलावा भी भारत के पास बढ़िया मात्रा में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी चल रही है। हम लोग AMCA प्रोजेक्ट में हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा हम इसमें धीरे चल रहे हैं, लेकिन हाँ, भारत सरकार 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बना रही है।
साथ ही साथ F-16 भारत के पास में, F-16 जैसा सुखोई जो है, सुखोई 30 वो भारत के पास है, F-16 नहीं है, राफेल हमारे पास है। और हमें निश्चित ही जरूरत है और हम उस जरूरत की पूर्ति के लिए अपने स्केल पर तेजस जो कि 4.5 जनरेशन का है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, राफेल को और प्रोक्योर कर रहे हैं, और हम अपने स्तर पर आने वाले समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद के स्तर पर बनाने की तैयारी। किसको उल्लू बना रहे हो? एमका का प्रोटोटाइप जाकर 2032-33 में बनेगा, फिर उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी जाकर 2038 में, जाकर 2040 में। और तेजस का क्या हुआ जिसका प्रोटोटाइप आज से 20 साल पहले तुमने बनाया था? कितने बना लिए तेजस तुमने कि तुम 5th जनरेशन एम का बनाओगे? ठीक है, अपनी ऑडियंस को तुम जो अंधभक्त हैं उन्हें तुम अपीज कर सकते हो इसके लिए, लेकिन किसी पढ़े लिखे के सामने इस तरह की बातें मत करना, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर रख देगा। एम का 5th जनरेशन, 4th जनरेशन तेजस इनसे बना नहीं, जो बना वो कहाँ कहाँ जाकर गिरा कर आते हैं। 40 जहाज पूरे नहीं किए 40 सालों में इन्होंने, और उन्होंने 5th जनरेशन बनाना है। तुम अपनी आवाम की जेब में से पैसा निचोड़ो और जाकर किसी की मिन्नतें करो, अमेरिका से F-35 ले लो या फिर रशिया से Su-57, ताकि हमें भी तो मज़ा आए तुम्हें चपेड़े मारने के लिए। रफाल वाला काम तो हमने क्लोज कर दिया, आप कोई नया लेकर आओ ताकि हम उसके साथ खेलें अच्छे से, अपने तरीके से। कर रहे हैं कुल मिलाकर। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छे से स्पष्ट है वो ये कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की और चाइना जिस तरह से खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान को बाजार मान के ही खड़े हों, ये भारत के लिए अवश्य सोचने का विषय होना चाहिए, क्योंकि भारत भी तुर्की के स्थान पर चाहे रूस से सामान खरीदता हो, वो हमारे साथ में वैसे नहीं है जैसे इनके साथ में तुर्की और चाइना खड़े हैं। और कई कमिटेड कंट्रीज, अजरबैजान है, या फिर हो सकता है यूक्रेन भी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, साथ में पाकिस्तान भी है, कुछ और देश भी हैं। तो उनका जो बाइकर ड्रोन जो है वो खास तौर से उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अभी तो आने वाली दुनिया जो है वो ड्रोन की ही दुनिया है, और जो वॉरफेयर है वो भी ड्रोन का ही होगा, प्लस मिसाइल, और बाकी कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। जो टर्की आज के टाइम में पाकिस्तान में ड्रोन फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो टर्किश मिनट है, टर्किश का मीडिया आउटलेट्स, इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि टर्की इट टॉक्स टू असेंबल कॉम्बैट ड्रोन्स इन पाकिस्तान एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट सर्च। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस पर ब्लूमबर्ग भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। इवन की हिंदी मीडिया आउटलेट्स भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए तुर्की का बड़ा कदम, जिसमें लड़ाकू ड्रोन जो फैक्ट्री है ये लगाने की बातचीत की जा रही है। और टर्की ने इसके पहले भी टर्की का जो खुद का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लान है, जिसे कान कहा जाता है, इसको लेकर भी इसी साल जनवरी के टाइम में ये कहा गया था कि हम लोग इसलिए पाकिस्तान में असेंबल करने का काम करेंगे। खैर, पाकिस्तान टर्की से एक लंबे टाइम से टर्की का जो बाइकर TB2 जो ड्रोन है इसे परचेज करता आ रहा है। इवन की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी पाकिस्तान ने टर्की के बाइकर TB2 ड्रोन का यूज किया था भारत के अगेंस्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि टर्की क्यों यहाँ पर पाकिस्तान में अपने कॉम्बैट ड्रोन्स को असेंबल करना चाहता है। असेंबल का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ड्रोन्स के जितने भी पार्ट्स है इसे पहले पाकिस्तान में लाया जाएगा और पाकिस्तान में इसे असेंबल करके पाकिस्तान को ही बेचा जाएगा। तो इसके पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो है टर्की का डिफेंस सेक्टर। कहा जाता है कि टर्की का जो डिफेंस और एविएशन एक्सपोर्ट्स है ये लास्ट 11 मंथ में 30% सर्च के साथ में रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। जो आज से 10 साल पहले टर्की का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था ये $2 बिलियन के आसपास में था, लेकिन आज के टाइम में टर्की का जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट, ये $7.4 बिलियन के आसपास में। और ये कब हो रहा है? ये जनवरी से लेकर नवंबर तक के पीरियड में टर्की ने इतना एक्सपोर्ट किया है। वैसे नहीं है से क्या मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जैसे तुर्की बोल करके साथ में आ गया था कि चलो मैं युद्ध करूंगा या तुम्हारे लिए सहायता करूंगा, तुम्हें आवश्यकता है, ऐसे हमारे साथ कोई विदेश आकर नहीं खड़ा हुआ। इस है ना तुम्हारे साथ अफगानिस्तान, अगली दफा जंग हुई तो उन्हें भी लेकर आना अपने साथ। उनके पास तो अच्छा मिसाइल सिस्टम भी है, गलीलों के साथ मिसाइल फेंकेंगे पाकिस्तान पे, और हेलीकॉप्टर भी अच्छा उड़ाते हैं। उन्हें लेकर आना पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करने के लिए, वो तो तुम्हारे सके भाई हैं। इसके अपने मायने हो सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा मायना यह भी है कि आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वो दुनिया में किसी भी देश के विषय पर हमेशा शांति की अपील करता है। रशिया यूक्रेन के मामले में भी हम अपने दोस्त रूस के साथ शांति की बात करते रहे, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करते रहे, उनसे ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो भारत कभी किसी भी देश के केस में पार्टी नहीं बना तो कोई हमारे साथ पार्टी नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष चुनता है कि हम इसके साथ हैं और इसके खिलाफ हैं, हम इसराइल के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम अजरबैजान के साथ हैं, आर्मेनिया के खिलाफ हैं। भारत कभी भी अपने विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, बड़ी आबादी को देखते हुए इस नीति पर नहीं चला, और उसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लिया, जिसके अपने फायदे भी हैं, जिसकी वजह से आज समस्त भारत के बहुत से लोग दुनिया के लगभग हर देश में देखे जा सकते हैं। उसके नुकसान भी हैं कि युद्ध के समय पर कोई भी एक देश तो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ है और ये हमारे खिलाफ है। इतना सा समझ लीजिए कि पाकिस्तान को तुर्की के अंदर एक अपना संरक्षक नजर आता है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसे यह लगता है कि तुर्की यूरोप के बहुत ज्यादा नजदीक है। चूंकि तुर्की नाटो कंट्री है तो अमेरिका के साथ में पाकिस्तान के लिए तुर्की सिफारिश करने वाला देश बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को क्यों चाहता है? उसका आंसर है कि तुर्की को पाकिस्तान जैसा क्रेजी बाजार चाहिए। तुर्की इन दिनों एक्सपोर्ट करने में क्रेजी बाजार चाहिए, यानी पैसा चाहिए। और जाहिल के बच्चों, तुम तो हमें भिखारी, भिखमंगा, कटोरा पकड़ा हुआ कहते हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से आ गए? फिर चीन भी हमें बाजार समझता है।
तुर्की भी हमें बाजार समझता है, दुनिया की सारी ताकतें हमें बाजार समझती हैं और पैसे तुम्हारे पास हैं। तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी तुम बनते जा रहे हो कि रशिया का प्रेसिडेंट आता है और तुम्हारे साथ कोई डील करके नहीं जाता। एक बात पे टिको ना, या तो हमें भिखारी कहो या ये कहो कि हम अपने डिफेंस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हम अपना पैसा दिल खोल कर लगाते हैं। हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि कोई ऐसा पागल सनकी देश मिले जो सेना के अधीन रहता हो, और ऐसे में वो रिश्वत के दम पर, धर्म के दम पर उन्हें हथियार बेच करके अपना माजार बना सके। दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है कि पाकिस्तान को भी अब समझ में आ चुका है कि आज के इस न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहमियत क्या है। क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर में अपनी ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जरिए रशिया के एयरबेस के ऊपर में, इवन की रशिया के जो फार ईस्टर्न लोकेशंस है, यहाँ पर भी यूक्रेन ने अपने ड्रोन से अटैक किए थे। और इसके बाद में असिमेट्रिक वॉरफेयर को अब रीडिफाइन कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो काम आज के टाइम में मिसाइल्स नहीं कर पाया था, इसे ड्रोन्स के जरिए अब पूरा किया जा रहा है। जब यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव स्टार्ट किया था रशिया के अगेंस्ट में, उस टाइम भी ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे कि पाकिस्तान यूक्रेन से बहुत कुछ सीख सकता है कि रशिया जैसे बड़े देश को कैसे यहाँ पे घुटने में ले आया है। क्योंकि उस टाइम रशिया को काफी नुकसान हुआ था। और आपको बता दें कि जो बाइकर TB2 जो ड्रोन है जो टर्की प्रोड्यूस करता है, इसे बनाने वाला एर्दोगन यानी कि जो वहां के जो राष्ट्रपति है, इन्हीं के दामाद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर टर्की बांग्लादेश के साथ मिलकर भी आर्म्स डील कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे अक्टूबर के टाइम में कि टर्की ने बांग्लादेश को अपने जो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम्स है ये बांग्लादेश को देने वाला है। और इसी बीच में ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि मोहम्मद यूनुस टर्की के डेलीगेशंस को बांग्लादेश बुलाते हैं और बुलाने के बाद में एक ग्रेटर बांग्लादेश का यहाँ पर इमेज जो है एक फ्रेम इसे गिफ्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर मार सिर्फ किसे पड़नी है, भारत चाहे तुर्की बांग्लादेश के साथ डील करे या पाकिस्तान के साथ करे, तैयारियां तुम्हारे खिलाफ ही हो रही हैं और तुम्हें तुम्हारी औकात हमने दिखानी है और इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। तो आपने सुन लिया ब्लूमबर्ग की स्टोरी के बाद भारतीयों की चीखें अजीब ही किस्म की बढ़ के मारते हैं और फिर जब वक्त आता है खड़े होने का तो सीज फायर कर लेते हैं। भाई तुमने क्यों किया था सीज फायर अगर तुम इतने कुछ तगड़े हो? 4 दिन तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एयरफोर्स तुम्हारी उड़ नहीं सकी। पाकिस्तानी मिसाइल जब कानों के पास से गुजरे हैं ना तो अभी तक कान बंद हैं इनके, अभी तक कान खुले नहीं हैं, सिर्फ बोलते जाते हैं, सुनते नहीं हैं। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।